Hello children, welcome to the class. I hope you all are doing well and I'm also well. So let's start a new book with full of energy. And I am full of energy and I know you are also full of energy. But let me introduce myself first. Myself is Yes, Bharti Dikshit, and I am your teacher and you are my student and I know we are going to good together and आप भी मुझे अपना नाम सब बताएंगे, आपके नेम्स क्या क्या हैं। मैंने अपना नाम बता दिया है एंड आज हम हमारी बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एंड उससे पहले हम उसका कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है। सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज़ आवर राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो आज हम जानेंगे हमारे अधिकारों के बारे में और हमारे कर्तव्य के बारे में। क्या होते हैं ये अधिकार और क्या होते हैं कर्तव्य? क्या ये वही होते हैं जो हम अब तक बड़ों से सुनते आए हैं? तो जानेंगे हम इस चैप्टर में। राइट्स होते हैं वो राइट्स जो हमें हमारा संविधान देता है, जो हमें एक ह्यूमन होने के नाते हमें बाय नेचर्स मिले हैं। जैसे सांस लेने का अधिकार है, ये हमें नेचर ने दिया है। हमें जीने का अधिकार ये हमें नेचर ने दिया है। हमें पानी पीने का अधिकार है, मदर नेचर हमें पानी दे रही है। कुछ अधिकार ऐसे भी होते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, जैसे राइट टू स्पीक, राइट टू फ्रीडम और बहुत सारे अधिकार जो हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। और ऐसी बहुत सारी ड्यूटीज़ भी हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है और हमें इनको पूरी निष्ठा के साथ निभाना चाहिए। इसी बारे में जानेंगे आज हम इस चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वार्म अप। वी हैव सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटी एट होम। घर में भी हमारे बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं। लाइक बच्चे हैं, आप 4th क्लास के या 5th क्लास के बच्चे हैं, 10-11 साल के, तो आपकी मदर आपको कुछ कुछ ड्यूटी देते होंगे। कोई भी कुछ सामान कहीं से शॉप से लेके आना है या घर ठीक करना है, अपने रूम को मैनेज करना है, अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी है, ट्यूशन जाना है तो वहाँ पे भी अच्छे से मेंटेन करना है, स्कूल से कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। तो ये आपकी क्या होती है? ड्यूटीज़ होती हैं। सो ऐसी और भी ड्यूटीज़ होती हैं जो हमारे नेशंस के प्रति होती है, हमारे देश के प्रति होते हैं, तो वो भी हमें फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। राइट योर राइट्स एंड योर ड्यूटीज़ एट योर होम। तो आपके घर में क्या क्या राइट्स हैं और क्या क्या आपकी ड्यूटी है? घर में आपको क्या अधिकार है? टू गेट फूड फ्रॉम योर पेरेंट्स, ये आपका अधिकार है कि आपके पेरेंट्स आपको खाना देंगे। आप तो अपने पेरेंट्स के लिए खाना अर्न नहीं करते ना, आप तो अपने पेरेंट्स के लिए पैसे अर्न नहीं करते कि उनको खाना दे सकेंगे। उनका ये ड्यूटी है कि आपके लिए खाना दे और आपका ये अधिकार है कि आप उस खाने को अपने पेरेंट्स से लें, ठीक है। तो ये होता है फ़र्क ड्यूटी और राइट के बीच में। तो इस तरह से आपके अपने घर में क्या राइट्स हैं और क्या ड्यूटीज़ हैं। ड्यूटी है आपकी टू रिस्पेक्ट ऑल द मेंबर्स इन द फैमिली। तो अभी आप जिस स्टेज पे वहाँ पे आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने सभी घर वालों का रिस्पेक्ट करें, सबसे पहले प्राइमरी है ये, ठीक है। तो ये ड्यूटीज़ होती हैं। तो क्या क्या और ड्यूटीज़ आपकी हैं और आपके क्या क्या राइट्स हैं, ये आप लिखेंगे यहाँ पे। देन फैक्ट फाइल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान, जिसको हम 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, 1950 को ये लागू हुआ था, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जी हाँ। देन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर अ लॉन्ग एंड हार्ड स्ट्रगल, एक बहुत ही लंबे और हार्ड स्ट्रगल के बाद इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश ऑन 15 अगस्त 1947। तो भारत ने अपनी आज़ादी को पाया 15 अगस्त 1947 को। द इमीडिएट टास्क इन फ्रंट ऑफ आवर लीडर्स वॉज टू मेक अ गवर्नमेंट। तो उस टाइम पे जो इमीडिएट टास्क था वो था सरकार को बनाना, ठीक है। उस टाइम के जो लीडर्स थे उनके लिए सबसे प्राइमरी क्या चीज़ थी? लोगों को मैनेज करने के लिए, देश को मैनेज करने के लिए, स्टेट्स को मैनेज करने के लिए, हर चीज़ को मैनेज करने के लिए, डेकोरम को फॉलो करने के लिए सरकार को बनाना, ताकि लोग उनको फॉलो करें, लोग उनकी बात माने। ऐसे तो कोई किसी की बात नहीं मानता ना, लेकिन गवर्नमेंट जो बोलती है वो हम मानते हैं, ठीक है। One of the first thing they did was to make a set of rules based on which the government would run। तो उनको सबसे पहले एक ऐसा रूल बुक बनानी थी जिस पे सरकार भी काम करे। ऐसा नहीं सरकार भी मनमर्जी करती रहे, ठीक है। जैसे कि जो डिक्टेटर्स होते हैं वो अपनी मनमर्जी करते थे। आप आगे क्लासेस में जाएंगे तो डिक्टेटर्स के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो क्या अपनी मनमर्जी करते थे, लेकिन गवर्नमेंट जो होती है, जो लोगों द्वारा इलेक्ट की जाती है, वो क्या करते हैं? लोगों के हित में काम करते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम करती है। Then this set of rules is known as our constitution। और इस set of rules को constitution का नाम दिया गया। The constitution came into existence on 26 जनवरी 1950।
कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया 26 जनवरी 1950। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमारा उस तभी से ही सरकार जो लीडर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तैयारी की और 1950 में ऑलमोस्ट 2.5-3 साल बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में आया। वी सेलिब्रेट दिस डे एज अ रिपब्लिक डे, और इस दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। Our constitution lays down some important guiding प्रिंसिपल दैट हैव टू बी फॉलोड बाय द लीडर्स ऑफ आवर नेशंस। सो इसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट गाइडिंग्स लिखे हैं जो कि हमारे लीडर्स को फॉलो करने होते हैं, जो गवर्न करते हैं कंट्री को, जो स्टेट को गवर्न करते हैं, उन सब लीडर्स को ये रूल्स फॉलो करने होते हैं। द प्रीएम्बल और एन इंट्रोडक्शन ऑफ to our constitution describe India as a sovereign, socialist, secular, democratic republic. What does this mean? ठीक है, तो जो प्रियम्बल है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा प्रियम्बल आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बुक में दिखाया भी गया प्रियम्बल, ठीक है। तो ये जो प्रस्तावना जैसे हिंदी में कहते हैं, तो ये प्रियम्बल क्या बताता है, इंट्रोडक्शन देता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या बताता है कि इंडिया सॉवरेन स्टेट है, स्वतंत्र है, सोशलिस्ट है और सेक्युलर है। यहाँ पे सभी धर्मों का बराबर से सम्मान किया जाता है, डेमोक्रेटिक है, यहाँ पे तानाशाही किसी की नहीं चलेगी, रिपब्लिक है, मतलब जनता का जो फैसला है वो सर्वोपरि है। एंड व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है? तो सॉवरेन मीन्स दैट इंडिया इज इंडिपेंडेंट एंड नॉट अंडर एनी अदर कंट्री। सॉवरेन है, इंडिया इंडिपेंडेंट है और किसी भी अदर कंट्री के अंडर में नहीं आती है। सॉवरेन का मतलब है इंडिपेंडेंस, ठीक है। देन सोशलिस्ट मीन्स दैट ऑल द पीपल इन द कंट्री विल बी ट्रीटेड एज इक्वल। सोशलिस्ट सभी लोगों को एक जैसा इक्वली ट्रीट किया जाएगा सरकार की नज़रों में, चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे काला है, गोरा है, नीची कास्ट से ऊंची कास्ट से, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको इक्वल अधिकार हैं। The government will not differentiate between people on the basis of their caste, color, religion or in any other way। तो गवर्नमेंट किसी को भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती है उनके कलर के, कास्ट के या उनके रिलीजन के बेसिस पे। This is known as the principle of socialism. Then secular means that all people in the country would be free to follow whatever religion they want. तो secular धर्म निरपेक्ष इसको हिंदी में बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है कि जो भी लोग हैं वो अपने धर्म को बिल्कुल जैसे वो चाहते हैं वैसे फॉलो कर सकते हैं, कोई उनको रोक टोक नहीं कर सकता। This is called the principle of secularism. Then democratic means a form of government where every person above the age of 18 has to right to vote। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि यहाँ पे जो हर बंदा 18 साल से ऊपर का हो गया है उसको राइट टू वोट है, यानी वोटिंग करने का अधिकार है, अपने पसंद के लीडर को चुनने का अधिकार है। द पीपल चूज द रिप्रेजेंटेटिव हु फॉर्म द एंड रन द गवर्नमेंट। तो लोग यहाँ पे अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जो सरकार को चलाते हैं। देन दस आवर कंट्री इज़ नो लॉन्गर रूल्ड बाय किंग्स। अब हमारे देश में कोई भी राजा महाराजा नहीं पाए जाते। पहले यहाँ बहुत ज़्यादा राजा महाराजा होते थे, लेकिन फिर ब्रिटिश आए, मुगल्स आए और मतलब वो पूरा जो सेटअप था वो ख़त्म हो गया। अब हमारा देश एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। देन रिपब्लिक मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट इज़ एन इलेक्टेड पर्सन। तो रिपब्लिक क्या है कि हेड ऑफ द स्टेट, किसी भी स्टेट का जो हेड है वो इलेक्टेड, उसको लोगों ने, उस स्टेट के लोगों ने इलेक्ट किया है। इंडिया इज हेडेड बाय एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट। इंडिया को हेडेड कौन करता है? प्रेसिडेंट। देन अनलाइक ब्रिटेन हुज हेड द स्टेट ऑफ द हेरिडेटरी मोनार्क। ब्रिटेन में क्या होता है कि वहाँ पे हेरिडेटरी मोनार्की होती है। मोनार्की मतलब राजाशाही वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलती है, तो और वो भी हेरिडेटरी, यानी एक परिवार का पहले दादा उसके राजा थे, फिर उनका बेटा राजा बन गया, फिर उनका बेटा राजा, तो हेरिडेटरी वहाँ पे चलती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं चलता है, लोग ही अपने जो प्रेसिडेंट हैं उनको इलेक्ट करते हैं और वही होता है रिपब्लिक। देन आर फंडामेंटल राइट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ लेड डाउन सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत तरह के हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। दीज इनेबल्स एन इंडियन सिटीजन्स टू लिव अ बेटर लाइफ, जिनसे लोगों की, इंडियन सिटीजन्स की लाइफ को बेटर बनने में थोड़ा हेल्प हुई। If anyone feels that his or her fundamental rights have been denied, he or she can approach a court of law। अगर किसी को लगता है, किसी महिला को या किसी जेंट्स को अगर ऐसा लगता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, उनको पूरी तरह से वो अपने फंडामेंटल राइट्स को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। ये कुछ जो राइट्स हैं हमारे पास, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट राइट्स हैव बीन गिवन हेयर। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो ये कुछ है हमारे पास। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आज़ाद रहने का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अपने आप का शोषण होने के खिलाफ का अधिकार, देन
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपने धर्म को मानने का अधिकार। कल्चर एंड एजुकेशन राइट, मतलब एजुकेशन का सबको राइट है, अपने कल्चर को फॉलो करने का सबको राइट है। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी रेमेडीज को फॉलो करना सबका राइट है। देन फैक्ट फाइल, मीडिया इज कॉल्ड द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में 4 पिलर्स होते हैं जिसमें एक है मीडिया। देन however, these rights are not absolute and the government may take certain measures like reserving jobs or seats in colleges for the backward and poorer section of the society for their upliftment. However, these rights are not absolute एंड द गवर्नमेंट में टेक सर्टेन मेजर्स। ये जो राइट्स हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके अलावा कुछ और मेजर्स भी लिए, लाइक रिजर्विंग जॉब्स को रिजर्व किया गया, सीट्स को, कॉलेजेस में सीट्स को रिजर्व किया गया, और जो जॉब्स के क्राइटेरिया होते हैं उनमें सीट्स को रिजर्व किया गया, ताकि जो बैकवर्ड जो लोग हैं, जो पिछड़े लोग रह गए, गरीब लोग रह गए, उनको भी आगे बढ़ने का मौका दिया जा सके। देन आवर ड्यूटीज़, हमारी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं इसमें। एज सिटीजन ऑफ इंडिया सम ऑफ आर इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़ हैव बिन गिवन हेयर, हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी यहाँ पे दी गई हैं। ऐसे नहीं राइट्स नहीं लेने, ड्यूटीज़ को भी फुलफिल करना है, ड्यूटीज़ का भी ध्यान होना चाहिए कि हमारी क्या ड्यूटी बनती है। देन वी मस्ट फॉलो द रूल्स लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें रूल्स दिए गए हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए। वी मस्ट ऑनर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, हमें हमारे राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रीय गान की पूरी तरह से इज्जत करनी चाहिए, ऑनर करना चाहिए उन्हें। वी मस्ट हेल्प टू कीप आवर कंट्री यूनाइटेड, हमें अपने देश को एक बनाना है, ना कि उसको अलग अलग भागों में तोड़ना है। वी मस्ट डिफेंड आवर कंट्री एट द टाइम ऑफ डेंजर, हाँ जब डेंजर का टाइम हो, कोई किसी भी तरह के कोई नेचुरल कैलेमिटी हो या किसी ने टेररिस्ट अटैक किया हो, तो हमें अपनी कंट्री को सपोर्ट करना है। वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर नेशनल प्रॉपर्टी, हमें हमारी जो नेशनल हेरिटेज है, हमारी नेशनल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको ख़राब नहीं करना चाहिए। वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को सेफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। एंड वी मस्ट ट्रीट ऑल इंडियंस एज इक्वल, और हम सब की नज़रों में हम सब एक बराबर होने चाहिए, ये हमारी है कुछ ड्यूटीज़। देन फैक्ट फाइल, एपिक स्टैंड्स फॉर इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। एपिक का मतलब होता है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, और ये वो कार्ड होता है जब आपने देखा होगा कि आपके बड़े जो हैं, अभी आप तो नहीं जा सकते, 18 से कम तो नहीं जा सकते, लेकिन आपके पेरेंट्स कभी वोट देने गए होंगे तो वो एक वोटिंग कार्ड लेके जाते हैं, ये वो कार्ड होता है, ठीक है। देन फैक्ट फाइल, सम अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैव बीन लिस्टेड बिलो। मोनार्की, कुछ अदर तरह की गवर्नमेंट्स भी होती हैं जो कि हमें यहाँ दी गई हैं। मोनार्की, द स्टेट इज़ रूल्ड बाय अ किंग और अ क्वीन। मोनार्की होती है कि एक ऐसा स्टेट जो राजा या रानी के द्वारा चलाया जाता है। मोनार्की इज हेरिडिटरी, दैट इज व्हेन द मोनार्क डाइज हीज और हर चाइल्ड बिकम द न्यू रूलर। ये हेरिडिटरी होती है, यानी कि राजा मर गया तो उसके बच्चे ही राजा बनेंगे, किसी और को ये मौका नहीं दिया जाएगा। जैसे आपने किसी मूवीज़ में देखा होगा, शाही घराने होते हैं तो राजा मर गया तो फिर उसके बाद उसके बच्चे ही राजा बनेंगे, ऐसा मैंडेटरी होता है, ठीक है। पहले इंडिया में भी यही होता था, लेकिन अब ये ब्रिटिश रूल में होता है, इंडिया में ऐसा नहीं है। देन द मोनार्क हैज़ फुल पावर, मोनार्क के पास पूरी पावर होती है। इन अदर देयर इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड द किंग और द क्वीन डज नॉट हैव एब्सोल्यूट पावर। अदर जगह पे आप देखेंगे तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यहाँ पे होती है, और फिर किंग और क्वीन के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होती है, पूरी पावर उनके हाथ में नहीं होती। मोनार्की सिस्टम में पूरी पावर राजा या रानी के हाथ में होती है। देन एरिस्टोक्रेसी, द स्टेट इज रूल्ड बाय द एरिस्टोक्राट्स, एक ऐसा स्टेट जो एरिस्टोक्राट्स के द्वारा रूल किया जाता है। एरिस्टोक्राट्स आर टिपिकली वेल्दी एजुकेटेड पीपल, ये वो लोग होते हैं जो बहुत ही वेल्दी, पैसे वाले होते हैं और एजुकेटेड होते हैं, और इनके द्वारा किसी स्टेट को रूल किया जाता है। कम्युनिज्म, ऑल प्रॉपर्टी इज ओन बाय द गवर्नमेंट। कम्युनिज्म वो सरकार होती है जहाँ पे हर चीज़ गवर्नमेंट के द्वारा रूल की जाती है। ऑल प्रॉपर्टी ओन बाय द गवर्नमेंट। द स्टेट प्रोवाइड्स इट्स पीपल विद हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड वेलफेयर। स्टेट यानी जो राज्य सरकार है वो अपने लोगों को हेल्थ केयर, एजुकेशन और वेलफेयर प्रदान करती है। ऑल पीपल आर सीन एज इक्वल बाय दिस गवर्नमेंट, और इस गवर्नमेंट के द्वारा सभी लोग बराबर होते हैं। डिक्टेटरशिप, द स्टेट इज रूल्ड बाय अ सिंगल लीडर हु हैज़ एब्सोल्यूट पावर। डिक्टेटरशिप में एक ही इंसान के पास पूरी पावर होगी और वो ही पूरे स्टेट को गवर्न करेगा। Then directive principle of state policy. Then our constitution includes certain guidelines for the government to follow for the welfare of people. Some of them have been given below. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, उसके लिए गवर्नमेंट के लिए कुछ गाइडलाइंस है कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए बनाई गई हैं। टू प्रोवाइड प्रॉपर लिविंग कंडीशन फॉर ऑल सिटीजन्स, सभी सिटीजन्स को प्रॉपर लिविंग, रहने के लायक रोटी, कपड़ा और मकान जैसी जो बेसिक चीज़ें हैं वो सबको मिले, ये गवर्नमेंट की
इंश्योरिटी बनती है। टू प्रोवाइड वर्क फॉर एवरीवन, सबको काम का अधिकार। टू इंश्योर दैट सम पीपल डू नॉट बिकम रिच बाय एक्सप्लॉइटिंग अदर्स, ये ध्यान रखना कि कोई भी लोग दूसरों को एक्सप्लॉइट करके अमीर ना बने, दूसरों का शोषण ना हो, मतलब एक को दबाकर और 10 को दबाकर और कोई एक अमीर बन रहा है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड द एक्सप्लॉइटेशन। देन to improve the condition of the weaker section of society such as those belonging to the scheduled caste and scheduled tribes। तो weaker section जो है, जो scheduled tribes हैं, जो scheduled caste हैं, जो कि पिछड़े अनुसूचित वर्ग जिनको बोलते हैं, जो पिछड़े हैं, आज भी बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो पिछड़े हैं क्योंकि वो जंगलों में रहते थे, गाँव में रहते थे, तो ज़्यादा उन्हें पता नहीं था। तो वीकर सेक्शन की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करना। देन इलेक्शन कमीशन, द इलेक्शन कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ एनी गवर्नमेंट और एनी पॉलिटिकल पार्टी, ये किसी गवर्नमेंट या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट नहीं होते हैं। इट्स प्राइम ड्यूटी इज़ टू कंडक्ट इलेक्शन इन इंडिया, इनका काम होता है इंडिया में इलेक्शन को कंडक्ट करना। पूरे देश भर में या किसी पर्टिकुलर स्टेट के जो इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शन कमीशन द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। इट प्लान्स फिक्सेस डेट्स एंड कंडक्ट इलेक्शन, ये प्लान करते हैं, डेट फिक्स करते हैं और इलेक्शन कराते हैं, ये पूरी इनकी ड्यूटी बनती है। इट इंश्योर्स फ्री फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन, ये फ्री फेयर और इम्पार्शियल इलेक्शन कराते हैं। अ वोटर इज प्रोवाइडेड विद एन आइडेंटिटी कार्ड, एक वोटर को आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है, द वोटर ID कार्ड विच ही हैज़ टू कैरी व्हेन ही गोज टू द पोलिंग बूथ टू वोट। ठीक है, तो वो उसको साथ में लेके जाना था जब वोट डालने जाता है, जो हमारा वोटर होता है जब वोट डालने जाता है तो वोटर ID कार्ड अपने साथ लेके जाता है बूथ पर। वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट्स यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वोटिंग सीक्रेट बैलेट पे होती है जो कि एक मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। वेयर इन पीपल कास्ट देयर वोट्स बाय जस्ट प्रेसिंग अ बटन, तो कैसे लोग अपना मतलब वोट कैसे देते हैं, एक बटन को प्रेस करके। उनमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप यहाँ पे ये मशीन देखेंगे बहुत सारे, हर पार्टी का ऑप्शन होता है, बटन प्रेस करके वो अपना वोट दे देते हैं। देन पॉलिटिकल पार्टीज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल पार्टीज, स्टेट रिकॉग्नाइज पार्टीज एंड रिकॉग्नाइज रजिस्टर पार्टी। 3 तरह की पॉलिटिकल पार्टी होती हैं। नेशनल पार्टीज होती हैं जो कि पूरे देश भर में होती हैं, स्टेट रिकॉग्नाइज पार्टी जो एक पर्टिकुलर राज्य में होती है, और अनरिकॉग्नाइज और मतलब अनरिकॉग्नाइज बहुत ज़्यादा जानी पहचानी नहीं, कुछ छोटे मोटे एरिया की ही वो होती है, रिकॉग्नाइज रजिस्टर पार्टी। Then the person who contests the election for any post from a political party is known as the candidate of that political party। तो किसी पर्टिकुलर पार्टी से कोई कैंडिडेट उठ रहा है इलेक्शन लड़ने के लिए तो उसको क्या बोलते हैं, हम कैंडिडेट बोलते हैं। द कैंडिडेट हु गेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट इज इलेक्टेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है उस एरिया का। ही और शी विद द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी फॉर्म्स द गवर्नमेंट, और वो यानी जीतने वाला पर्सन और उसके बाकी पार्टी के मेंबर मिलके सरकार बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, स्टेट की या पूरे देश की या एक पर्टिकुलर एरिया की। देन द डिफीटेड पार्टी फॉर्म्स द ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट, और जो डिफरेंट पार्टी जो हार गई है वो ऑपोजिशन फॉर्म करती हैं। ईच पॉलिटिकल पार्टी हैज़ इट्स ओन सिंबल, और हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक अलग सिंबल होता है। देन वी हैव फैक्ट फाइल। Abraham Lincoln once quoted, "Government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth." तो अब्राहम लिंकन ने एक बार कोट किया था कि सरकार जो है वो लोगों के लिए है, लोगों द्वारा बनाई जाती है और लोगों के लिए काम करती है। Then we have importance of voting. राइट टू वोट इज़ वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, सबको वोट करने का अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हम सबका। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट राइट एज इट हेल्प अस टू चूज द राइट लीडर टू गवर्न द कंट्री, ये हमें अधिकार देता है अपनी सही सरकार चुनने का जो कि हमारे कंट्री को गवर्न कर सके। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया दिस राइट मस्ट बी यूज केयरफुली एंड रिस्पॉन्सिबली, सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते हमें अपने अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और इनका यूज़ भी करना चाहिए, सही यूज़ करना चाहिए। इफ़ अ लीडर इलेक्टेड बाय अस fails to work properly, we have a choice to not voting for the same candidate in the next election। अगर कोई लीडर जो हमने चुना है और वो ठीक से काम नहीं किया है तो नेक्स्ट इलेक्शन में हम उसको रिफ्यूज़ कर सकते हैं, हम दूसरे किसी पे स्विच कर सकते हैं। लीडर्स आर दस आंसरेबल टू अस, और लीडर्स तब हमारे लिए आंसरेबल होते हैं। देन वी हैव लेट्स मेमोराइज राइट things to which one is entitled to, duties, a legal or moral obligation, improve
to make better fundamental rights, basic human rights of citizen. Quick glance: the Constitution came into force on 26 January 1950. It is based on the principle of democracy, socialism and secularism. The Constitution gives all the Indian citizen fundamental right and fundamental duties. Directive principle are the guidelines for the state government to function better for the welfare of the people. In India, all citizens above the age of 18 have the right to vote. Election Commission is an independent body which conduct election in India. In India, there are many political parties. Then we have exercise. Choose the correct option. 26 January is celebrated as the Republic Day, Gandhi Jayanti, Independence Day, Teachers Day. So of course it is the Republic Day. Then we have next is match the following column. We can practice any religion. It's our fundamental duty, fundamental right and directive principle. It is our fundamental right. अपने किसी भी religion को practice करने का हमारा fundamental right होता है. Then fill up the blanks. Our constitution was adopted on. हमारा constitution कहाँ से कब adopted हुआ? तो 26 January 1950. Then we have right short answer. What do you mean by constitution? A constitution is a book of rules which tells us how people behave, how government behave, and it tells us fundamental rights, it tells us about fundamental duties. Then answer these questions. Which are some of the fundamental rights given to us by the constitution? आपको यहाँ पे लिखना है जो हमने बुक में पढ़ा था कि constitution हमें कौन कौन से rights देता है. fundamental rights होते हैं हमारे right to vote, right to speak and right to freedom. तो जो हमने पढ़े थे 6-7 rights वो आप यहाँ पे लिखेंगे. Then we have what says. What is the full form of RTE? Why it is important? RTE की full form क्या होती है? RTE की full form होती है right to education. सबको पढ़ने का अधिकार है, सबको आगे बढ़ने का अधिकार है. और हमारे देश में ऐसा रूल है कि कम से कम 14 साल तक के बच्चे, उससे नीचे के बच्चे, मतलब 14 साल तक की एक एज मैंडेटरी की गई है कि वहाँ तक के बच्चों को स्कूल जाना ही जाना है. ठीक है. और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि सभी लोग पढ़े लिखे होंगे, तभी एक साथ सब आगे बढ़ पाएंगे, हमारा देश आगे बढ़ पाएगा. Then we have fun to do. Search different forms of government in the given word grid. आपको इसमें गवर्नमेंट के अलग अलग फॉर्म्स ढूंढने हैं. जैसे आप 5th लाइन में देखेंगे तो MONARCH मोनार्की यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो आप इसको ऐसे मार्क करेंगे और भी निकालेंगे ढूंढ के. Then let enhance our social skill. Indian Constitution has provided us with both fundamental rights and fundamental duties. It is our right to enjoy our freedom but not at the cost of others' liberty. हमारे अधिकार है कि हम अपने फंडामेंटल राइट्स को फॉलो करें, अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करें, पर ऐसा नहीं कि दूसरों को नीचे दबा के, दूसरों के ओवर हम आगे बढ़ जाए. ये ह्यूमैनिटी के लिए भी अच्छा नहीं है और हमारे देश के लिए भी अच्छा नहीं है. और कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें ये नहीं कहता कि हम दूसरों को दबाएं और आगे बढ़ें. ठीक है. देन डू यू थिंक वी शुड हैम्पर अदर फ्रीडम? डिस्कस. क्या हम आपको ऐसा लगता है कि हमें दूसरों को भी उतनी ही फ्रीडम देनी चाहिए जितना हम खुद के लिए चाहते हैं? सो ऑफ कोर्स बिल्कुल ये बात सही है और आप इसे और डिस्कस करेंगे. So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more new things from the chapter 2. Now you will practice it at home by yourself.